नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PCM स्टडी पर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने बाकी की क्लासेस इसके पहले ले ली हैं, तो आपने अगर शुरुआत का नहीं पढ़ा है तो मेरी राय यही होगी कि पहले शुरुआत का पढ़ के आइए, इसके बाद में इसको पढ़िए। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको क्या करना है कि ये जो क्लास होने से पहले जो बाकी क्लास हुई है उसको जरूर देखना है। ठीक है, इसके पहले हम बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, मेन डंडल के बारे में। अब इसके बारे में हम गुणसूत्र के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज गुणसूत्र के टॉपिक शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि समय हमारे पास इतना है नहीं है। चलिए, तो आज का मोटिवेशन, आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशन है, माँ बाप को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कर देता है। जी हाँ, आपके जो मतलब माँ बाप को क्या होता है, आपका जो रवैया होता है वो ज्यादा आपको क्या कर देता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है माँ बाप को। ठीक है, क्योंकि माँ बाप को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता, आपका रवैया कमजोर करता है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो अपना गम, अपना बुढ़ापा सारा भूल जाएंगे। उन्होंने जो जितनी मेहनत की है अभी तक आपको पढ़ाने के लिए, सब वो सबको भूल करके सिर्फ उनको बस एक ही खुशी मिलेगी कि आप एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अपने माँ बाप के लिए हमेशा पढ़ाई करनी है। आप किसी के लिए हैं तो अपने माँ बाप के लिए कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो अपने माँ बाप का चेहरा एक बार जरूर देख लीजिए। उनके हाथ जितना वो काम करते हैं और जो उनकी आंखों की जो चेहरे की झुर्रियां हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो, ना लगे, आप अपने माँ बाप को एक बार जरूर याद कीजिए, क्योंकि वही हैं जो आपको हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में आपको कोई कामयाब नहीं देखना चाहता है। ठीक है, तो अपना रवैया माँ बाप के लिए हमेशा अच्छा ही बना के रखिए, क्योंकि बुढ़ापे से परेशानी आपके रवैये से परेशान होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज की मोटिवेशन से हमने शुरुआत की है आज की क्लास की। चलिए, आज हम समझते हैं किसको, आज हम समझेंगे, किसको समझेंगे, क्रोमोसोम को। गुणसूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो गुणसूत्र के बारे में मैंने कल जो क्लास ली थी लेक्चर 7, उसमें मैंने आपको गुणसूत्र के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था कि गुणसूत्र कहते किसे हैं, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं। तो मैंने समझाया था कि हमारे कोशिका, कोशिका के अंदर धागे नुमा, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और यही हमारे गुणसूत्र ही हमारे आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, वाहक होता है। क्योंकि हमारे जो जीन है, जीन में हमारे लक्षण छिपे होते हैं, और जीन में जो लक्षण छिपे होते हैं, और जीन किसमें छिपे होते हैं, डीएनए में। ठीक है, और डीएनए से मिलकर के क्या बना होता है, गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कहते हैं, क्योंकि वो जीन को ले जाता है गुणसूत्रों द्वारा माता पिता से बच्चों में। ठीक, क्योंकि गुणसूत्र ही क्या होते हैं, माता पिता से बच्चों में जाते हैं। एक्स एक्स से जाएगा तो लड़की होगी और एक्स वाई जाएगा तो लड़का होगा, ये हम आपको पहले बार बता चुके हैं। अभी इसके आगे लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र के बारे में आज समझते हैं। जो ये छोटे छोटे आपको, ये आपने डीएनए में अक्सर पढ़ा होगा कि डीएनए क्या होता है, हाइड्रोजन बंधों द्वारा क्या होता है, इनसे, किससे, एडेनिन, इसका नाम होता है ए का एडेनिन, इसका होता है ग्वानिन, जी का, इसका होता है साइटोसिन, और टी का होता है थाइमिन। ये आपको पहले मतलब कि आपको मैं बताऊंगी आगे चल के। ठीक है, अब अगला चैप्टर आएगा इसका, तो उसके लिए पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, इनको नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये जीन है, ये जीन है। और किससे जुड़े होते हैं, ये डीएनए के, ये डीएनए का एक ये भाग है 3 एंड मान लीजिए, और ये एक 5 एंड है। ये मान लीजिए 3 एंड है, ये मान लीजिए 5 एंड है। ठीक है, तो ये किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा, किससे, डीएनए के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये पूरे डिटेल से आपको अगले चैप्टर में हम अच्छे से समझाएंगे। पहले तो हम इतना समझ लेते हैं कि इतना हमें काम आ जाए, क्योंकि अगर यही समझाने लग जाएंगे तो ये चैप्टर ही पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है जीन। जिनमें क्या है, हमारे माता पिता के क्या है, लक्षण
छिपे हुए हैं। तो क्या है, ये जीन है। माता पिता के लक्षण छिपे हुए हैं जो हमारे अंदर आए हैं गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, ये जीन है। और जीन किसमें है, किसमें, डीएनए। डीएनए में छोटे छोटे खंडों के रूप में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जो क्या है, छोटे छोटे दानों में ऐसे ऐसे चिपके रहते हैं। ये देखिए, ये चिपका है एक, ये चिपका है एक, ये चिपका है एक, ये चिपका है। तो छोटे छोटे दानों के रूप में क्या होते हैं, इसमें डीएनए में चिपके रहते हैं। इसलिए इसको कह देते हैं डीएनए का एक छोटा सा खंड। डीएनए का एक छोटा सा खंड ही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और जीन कभी अकेले कार्य नहीं करता है, हमेशा जोड़े में कार्य करता है। ए के साथ टी जुड़ गया, ए के साथ टी जुड़ गया, टी के साथ ए जुड़ गया, ए के साथ टी, सी के साथ जी, ऐसे ही जुड़े रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इन दोनों को ही, ग्रुप को, जो जीनों का जो समूह होता है, जो क्या होता है, जीनों का समूह होता है, या जो दो जीन मिलकर के क्या बनाते हैं, एलील बनाते हैं। एलील, ये भी आपको हमने समझाया था पिछली क्लास में, अभी जो समझाया है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपको बता दिया था जीन है। जीन क्या है, डीएनए में पाए जाते हैं। और डीएनए का छोटा सा ही खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर ये पूरा ये आ गया जीन। ये इसको क्या हमने खोल के दिखा दिया, पूरे डीएनए को खोल के दिखा दिया कि जीन कैसे चिपके रहते हैं। ऐसे ही सब में चिपके, जैसे इसमें है ऐसे ही ये चिपके हुए हैं। यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, ऐसे ही चिपके हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बताया था, ये डीएनए, ये डीएनए पूरा क्या है, ये कुंडलित कुंडलित होता है। ये भी आपको पता है डीएनए कैसा होता है, कुंडलित होता है, ऐसा ऐसा होता है डीएनए। ये भी आपको पता होगा, डीएनए ऐसा होता है, एक दूसरे में ये जो धागे एक दूसरे में लिपटे होते हैं। ये 3 एंड मान लीजिए, ये 5 एंड मान लीजिए, ये 5 एंड, ये 3 एंड। ठीक है, एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं धागे। इन्हीं के अंदर ये क्या है, अनुवांशिक कूट, जिन्हें क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, ये पाए जाते हैं। और ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन पाई जाती है किसमें, हमारे गुणसूत्र में, मतलब हमारे डीएनए में, हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इसी हिस्टोन प्रोटीन, जो छोटे छोटे गोले होते हैं, तो ये डीएनए बहुत ज्यादा लंबा होता है। डीएनए बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट जाता है। ऐसे इसमें लिपट गए, इसमें लिपट गए। जो हिस्टोन प्रोटीन में जैसे लिपट जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन, उसको बोल देते हैं। ये प्रोटीन है, ये गोल गोल प्रोटीन है, इसमें डीएनए ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है। और इस पूरी संरचना को ही हम क्या कह देते हैं, हिस्टोन कह देते हैं। ठीक है, हिस्टोन कह देते हैं, हिस्टोन कह देते हैं। अब ये जो हिस्टोन से जो लिपटा डीएनए है, पहली बात तो ये हिस्टोन प्रोटीन में लिपटा है, इसलिए इसको हिस्टोन कह दिया। और जब ये लिपट करके ये पूरा अच्छी तरह, जब अच्छी तरह ये लिपट जाता है, अभी ये लिपट रहा है तो इसको हमने हिस्टोन नाम दे दिया। जब ये पूरी तरह लिपट जाता है अच्छे से, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में अच्छे से लिपट गया, लिपटने के बाद फिर इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोसोम। जब हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए क्या होता है, हो जाता है, इस पर लिपट जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसोम इसका नाम हो जाता है। और ये न्यूक्लियोसोम ये क्या होते हैं, मोतियों के आकार में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक माला होती है, माला पे मोती पिरोए होते हैं, वैसे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मोती, ये तो हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए लिपटा हुआ है, और यही सब क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए समझाऊं मैं आपको। डीएनए यह दोहरी कुंडलित संरचना होती है जिसमें आनुवांशिक जानकारी, आनुवांशिक जानकारी, आनुवांशिक जानकारी रहती है। तो यह दोहरी कुंडलित संरचना होती है। दोहरी मतलब ऐसी और ऐसी, कुंडलित कोयल की तरह, कोयल्ड, दोहरी कुंडलित संरचना होती है जिसमें आनुवांशिक जानकारी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जीन है इसलिए आनुवांशिक जानकारी इसके अंदर है। हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, डीएनए लंबा होता है इसीलिए यह हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट जाता है। ये देखिए डीएनए इतना लंबा है और ये हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट जाता है। फिर
आगे तो इसको हिस्टोन बोल देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लिपट जाएगा तो उस संरचना को हम हिस्टोन बोल देते हैं। फिर आया न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन पर लिपटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये मोतियों की माला जैसा, मोतियों की सॉरी मोतियों की माला जैसा दिखाई देता है। ये क्या होगा? मोतियों की माला जैसा दिखाई देगा। कौन? न्यूक्लियोसोम। जब ये अच्छे से चिपक जाता है, चिपकने के ये अच्छे से क्या होगा? ये डीएनए अच्छे से इसके साथ लिपट जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है, ये बता दिया। न्यूक्लियोसोम कहलाता है। जब अच्छे से लिपट जाएगा ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन में तो ये संरचना क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसोम कहलाएगी। और न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? हमको मोतियों जैसे, हमको एक माला में जैसे मोती पिरोए होते हैं वैसे ही हमको नजर आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझे। क्रोमैटिन किसे कहते हैं? अनेक 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 न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन तंतु बनाते हैं। या अनेक न्यूक्लियोसोम होंगे। न्यूक्लियोसोम किसे कहेंगे? जब हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए अच्छे से लिपट जाता है उस संरचना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और अनेक न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन तंतु कहलाते हैं। देखिए आपको दिखाएं, अनेक न्यूक्लियोसोम बहुत सारे जुड़ गए और ये क्या हो गए? अब ये मोती जैसे नहीं दिखाई देंगे, इतने सारे हो गए हैं कि वो हमको इस प्रकार लाइन की तरह हमको दिखाई देंगे। अब हमको मोतियों जैसे दिखाई नहीं देंगे, इतने ज्यादा एक दूसरे से संघनित, इतने ज्यादा जुड़ जाएंगे, हमको ऐसे दिखाई देंगे। उसी संरचना को हम क्या कह देते हैं? इस संरचना को। अब ये संरचना हमको मिल गई, इस संरचना को हम क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन या क्रोमैटिन धागा कह देते हैं। ठीक है, और समझिए इसके बाद में फिर क्रोमैटिन धागा के बाद में क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन अत्यधिक संघनित होकर, संघनित मतलब क्या होता है? संघनित, संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन अत्यधिक संघनित हो जाता है। एक बहुत ज्यादा ये जो छोटे छोटे मोती हो जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो क्रोमैटिन होता है ये बहुत ज्यादा संघनित होकर बिल्कुल जुड़ जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम इसको क्या कह देते हैं? क्रोमोसोम कह देते हैं। देखिए ये है। अब ये इतना ज्यादा जुड़ चुका है, इतना ज्यादा जुड़ चुका है, ऐसे 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 इतना ज्यादा जुड़ चुका है कोल्ड जैसा कि ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाएगा। इसको क्या कह देते हैं हम? गुणसूत्र। अब कोशिका विभाजन जब होगा तो ये गुणसूत्र क्या होंगे? उसमें जो जनन कोशिका होंगी उनमें गुणसूत्रीय पहुंच जाएंगे। गुणसूत्र ऐसा नहीं होता देखने में, मतलब कि ऐसा तो संरचना होती है लेकिन कैसा होता है? जैसे कि ऐसे 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 हो गया, कोल्ड कोल्ड कोल्ड, इतना ज्यादा संघनित हो जाता है कि हमको बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है। हमको बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है। कौन? गुणसूत्र। ऐसा होता है गुणसूत्र देखने में। लेकिन इतना ज्यादा कोल्ड हो जाता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल प्लेन हमको दिखाई देने लगता है। जैसे मैंने ये कर दिया, अब ये इतना ज्यादा कोल्ड हो गया, इतना ज्यादा संघनित हो गया कि हमको ये चिकना दिखाई देने लगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये जीन है। जीन क्या है? दोनों ये जो इसके क्या होते, ये डीएनए के जो ये होते हैं स्ट्रेन धागा होते हैं, डीएनए दो धागों से मिलकर बना होता है। जो ये धागा होते हैं उन्हीं के बीच में क्या होते हैं? चिपके हुए, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जीन चिपके हुए नजर आते हैं। यही क्या है? ये फिर इसके बाद हमको खोल के दिखा दिया, इसके बाद में ये डीएनए दिखा दिया। अब डीएनए डीएनए जब किसमें? जब प्रोटीन में लिपट जाता है, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है इसलिए लिपट जाता है। जब लिपट जाता है तो हिस्टोन नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में जब अच्छे से लिपट जाएगा तो एक 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 प्रोटीन को लेके हम इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम इसका नाम दे देते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ जाते हैं फिर इसके बाद में कोल्ड बिल्कुल नजर आते हैं, हमको मोतियों जैसे नजर ही नहीं आते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो इनका नाम क्रोमैटिन हो जाता है।
इसके बाद में फिर ये गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं। कोशिका विभाजन के समय फिर इतने ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं कि पहले होते ऐसे हैं लेकिन इतने ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं कि हमको प्लेन नजर आते हैं, इसलिए हमको प्लेन नजर आ रहा है, प्लेन नजर आते हैं। ठीक है, तो इसको नाम क्या हो जाता है, गुणसूत्र हो जाता है, जो बाद में कोशिका विभाजन के समय हमारी जन्म कोशिकाओं में गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, जिससे हम माता पिता से बच्चों में पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसको आनुवांशिक लक्षणों का गुणसूत्र को वाहक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, ये हमने क्रोमोसोम समझ लिया होता कैसा है, हमने कैसे समझ लिया, अपनी भाषा में हमको समझ लिया, और इस संरचना को हमने समझ लिया होती कैसी है, लेकिन इसको पेपर में नहीं बनाना है। ठीक है, ये हमें सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हम जब समझ लेते हैं तो हमें पेपर में बनाना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया कि होता कैसा है, गुणसूत्र बिल्कुल इसको क्या खोल के अच्छे से समझ लिया है हमने। और इसके बाद में पेपर में कौन सा बनाना है, पेपर में आपको जो गुणसूत्र बनाना है तो ये बनाना है। ये किसके लिए है, एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए। एग्जाम में हमको कैसी संरचना बनानी है गुणसूत्र की, हमको ऐसी संरचना बनानी है गुणसूत्र की। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर है, जो बीच से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जब क्या होगा ऐसे करके ऐसे, ये बीच का हिस्सा ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये पेलिकल है, मैट्रिक्स है, क्रोमोनेमाटा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, स्पिंडल फाइब्रे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर और सैटेलाइट। ये आपको अभी समझा रहे हैं, तो ये क्या करना है, ये है एग्जाम में बनाने के लिए, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए था, और ये क्या है, हमारे एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। पहला, गुणसूत्र की संरचना। ये इस गुणसूत्र की संरचना को जो ये लिखा है इसको किसमें लिखना है, पेपर में लिखना है, पेपर में इस संरचना को लिखना है। पिछली वाली संरचना को भी आप लिख सकते हो, लेकिन उस चित्र को बना भी सकते हो पेपर में, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन है बनाना। इस चित्र को ही क्या कहते हैं, पेपर में हर टीचर इसी को बनवाता है, हम भी इसी की सलाह देंगे बनाने के लिए, क्योंकि सभी बच्चे यही बना रहे हैं, तो हमें भी इसी को बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा सरल है। आप उतना बड़ा नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन इसको आप आसानी से याद कर लेंगे गुणसूत्र को। वो गुणसूत्र हमारे सिर्फ समझने के लिए था, क्योंकि वो पूरा खुला था, तो हम अच्छे से समझने के लिए था। और इसको क्या करना है, इसको हमें अपने एग्जाम में बनाना है। और जो मैंने पिछले बार समझाया भी पिछला, उसको भी हम एग्जाम में लिख सकते हैं, इस चित्र के नीचे उसको भी लिख सकते हैं, जो हमारे थोड़ा लिख सकते हैं। तो जो लॉन्ग आंसर होता है, गुणसूत्र की संरचना को चित्र सहित समझाइए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम इसको भी समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद में इसको समझ लेना है, उसको भी हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं पाएंगे, तो थोड़ा कठिन है वो, ये थोड़ा सरल है, तो इसको बना लेंगे। जो पिछले लिखा है उसके पॉइंट भी हम कुछ ले लेंगे, और जो इसके बाद में जो हम बताने वाले हैं उसको तो हमें पेपर में लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए, तो गुणसूत्र की संरचना क्या है, गुणसूत्र की प्रत्येक भुजा को क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, और एक गुणसूत्र में सामान्यतः 2 क्रोमैटिड होते हैं। चलिए क्रोमैटिड देखते हैं, ये है क्रोमैटिड, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, तो गुणसूत्र की क्या लिखा था, गुणसूत्र की प्रत्येक भुजा को क्रोमैटिड कहते हैं। तो जो गुणसूत्र में कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, ये है, एक भुजा ये है। ठीक है, एक मिनट, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ठीक है, तो इसी एक भुजा को क्या कह देते हैं, क्रोमैटिड कह देते हैं। तो इसमें और गुणसूत्र में कितनी भुजाएं होती है, तो गुणसूत्र में 2 भुजाएं होती है, एक भुजा ये और एक भुजा ये। ठीक है, दूसरा, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, गुणसूत्र का वह भाग जहां दोनों क्रोमैटिड जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर कहलाता है। ये है, ये गुणसूत्र के दोनों क्या होते हैं, दोनों भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, और दोनों क्या है, जब जुड़े हैं, ये है जो ये सेंटर, सेंटर से याद करिए, सेंटर मतलब बीच में, जहां से ये दोनों जुड़े हैं इसी को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक संकुचन किसे कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर वाला संकरा भाग प्राथमिक संकुचन कहते हैं। जो सेंट्रोमियर का जो क्या होगा, संकरा भाग होगा। ठीक है, ये है सेंट्रोमियर का संकरा भाग।
ये है सेंट्रोमेयर का क्या है, ये है सकरा भाग। ये जो भाग है सकरा भाग, ये सकरा भाग, ये बहुत सकरा है। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं हम, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह देते हैं, जो सकरा भाग है सेंट्रोमेयर का। ठीक है, और सेकेंडरी और क्या कहेंगे, और आगे देखते हैं। द्वितीयक संकुचन, कुछ गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त एक और सकरा भाग पाया जाता है जिसे द्वितीयक संकुचन कहते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, एक और सकरा भाग पाया जाएगा। कहाँ है एक सकरा भाग, यहाँ है ये वाला एक सकरा भाग, ये वाला। इन दोनों को पहली बात सेंट्रोमेयर में जो सकरा भाग होगा उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, प्राथमिक संकुचन। और ये जो दूसरे होंगे इसके सेंट्रोमेयर के अलावा जितने होंगे उनको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकुचन कहते हैं। तो एक ये है सेकेंडरी, एक ये है सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद में और फिर क्या है, फिर आ गया सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं, द्वितीयक संकुचन के भाग में स्थित छोटा मोल भाग, मोल नहीं गोल, छोटा गोल भाग, गोल भाग सैटेलाइट कहलाता। द्वितीय संकुचन के भाग स्थित, भाग में स्थित, जो द्वितीय संकुचन होगा उसके भाग में स्थित, द्वितीय संकुचन के भाग में जो ये गोल संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या कह देते हैं हम, सैटेलाइट कह देते हैं। और जो एक मिनट के आगे, हाँ, फिर क्रोमोनेमाटा किसे कहते हैं, गुणसूत्र में भीतर उपस्थित कुंडलित धागेनुमा, धागेनुमा संरचनाओं को क्रोमोनेमाटा, 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 क्रोमोनेमाटा कह देते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के अंदर जो ये क्या होंगी, ये क्रोमोनेमाटा, जो ये कोइल्ड संरचना है इसकी, इसकी न्यूक्लियोसोम की, ये जो संरचना है ये हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं, ये धागेनुमा संरचना बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं धागों से मिलकर के संघनित होकर क्या बना होता है, गुणसूत्र बना होता है। इसी को क्या कह देते हैं, क्रोमोनेमाटा कह देते हैं। किसको, इसको, जो ये संरचना है कोइल्ड संरचना जो धागेनुमा पाई जा रही है इसको क्या कह देते हैं, क्रोमोनेमाटा कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्रोमोनेमाटा, देख भाई हर जगह क्रोमोनेमाटा के चारों ओर पाए जाने वाला पदार्थ मैट्रिक कहलाता है। ठीक है, अब ये क्रोमोनेमाटा ये हो गया। अब इसके आसपास क्या है, अभी इसके जो अंदर भरा हुआ है पदार्थ, यहाँ पे क्या हुआ, पदार्थ भरा हुआ आपको पाया जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पदार्थ भरा हुआ पाया जाएगा, क्रोमोनेमाटा के आसपास ये पदार्थ भरा हुआ पाया जाएगा। इसी को क्या कह देते हैं, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। जो इसके चारों ओर भरा हुआ पाया जाता है पदार्थ को क्या कह देते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जो खाली स्थान है उसमें पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, लसलसा पदार्थ, जिसे क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, और आगे एक पॉइंट और बचा हमारा, छोटा सा बिल्कुल सरल है, आराम से लिख सकते हो अगर समझ लिया दिमाग से तो। पेलिडल, वो सॉरी पेलिकल, गलत कर दिया, पेलिकल, पेलिकल, पेलिकल गुणसूत्र की सबसे बाहरी पतली परत को क्या कहते हैं, पेलिकल, पेलिकल कहते हैं। गुणसूत्र की जो सबसे बाहरी परत होगी उसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये है, ये जो बाहरी परत है ये पूरी जो बाहरी परत है, ये जो बाहरी परत है इसको क्या कह देते हैं, इसको पेलिकल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दो धागों से, क्रोमेटिड किसे कहते हैं, दो धागों से मिलकर के क्या बना होता है, क्या बना होता है, दो सिरा है इसके, एक ये पूरा हो गया सिरा, एक ये वाला हो गया। इन सिराओं से मिलकर के क्या बना होता है,
एक गुणसूत्र बना होता है। ये तो एक को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड, और दोनों मिलाकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और दो प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, धागे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो भाग होता है, जहाँ पे ये थोड़ा धंसा हुआ, जो थोड़ा चिपका हुआ, मतलब कि जो संरचना यहाँ से जहाँ से ये क्या होता है, चिपका हुआ पाया जाता है, मतलब जहाँ से जोड़ होता है इसका, इस जोड़ को, इसको क्या कह देते हैं, सेंट्रोमियर कह देते हैं। और जो ये सेंट्रोमियर के बीच में जो ये क्या है, ये जो पाया जाता है सेंट्रोमियर के बीच में छोटी सी संरचना या गैप पाया जाता है, उसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और जो इसके अलावा जितने ये पाए जाएंगे, गैप पाए जाएंगे, इनको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीय संकोचन कहते हैं, ठीक है। और ये जो धागा है, ये धागा जो है, इस धागा को क्या कह देते हैं, क्रोमोनेमाटा कह देते हैं, ठीक है। और इसकी जो बाहरी संरचना गुणसूत्र, इसको पेलिकल कहते हैं, और जो इसके अंदर जो पदार्थ हो रहा था उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इसके ऊपर, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ये क्या होती है, ये गोल गोल संरचना पाई जाती है, उसको क्या कह देते हैं, सैटेलाइट बोल देते हैं। तो ये क्या है, गुणसूत्र का पूरा चित्र है। तो इस गुणसूत्र को हमको किस में बनाना है, इस गुणसूत्र को हमें अपने एग्जाम में बनाना है। और इसके आगे जो मैंने पढ़ाया है उसको क्या करना है, लिखना है। इसके पीछे जो चित्र बना है वो थोड़ा कठिन है बनाना, इसलिए उसको ना बनाकर आपको इसको चॉइस करना है कि इसको बनाना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में इसको बनाना है। इसके आगे जो मैंने पॉइंट लिखा है वैसे ही हेडिंग डाल के लिख देना है। ये सारे पॉइंट को हेडिंग डाल के लिख दीजिए। इसके बाद में जो इसके पहले भी जो पढ़ाया था उसमें भी कुछ हेडिंग है, कुछ उनसे भी पॉइंट लेकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सरल और बहुत अच्छा। अच्छे से अगर हमने एक बार में पढ़ लिया तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य का लिंग निर्धारण। अब इसके बाद में हम लिंग निर्धारण के बाद पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण होता कैसे कैसे। मनुष्य का लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम कीटों का लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में टिड्डे का लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, टिड्डा कीड़े मकोड़े। इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे मधुमक्खी का लिंग निर्धारण। फिर आ जाएगा लिंकेज के बाद हम लिंग संलग्न रोग के बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसके बारे में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम एमसीक्यू सारे करवा देंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा इसको मनुष्य का लिंग निर्धारण समझ लेते हैं। इसके बाद में फिर आगे भी जो पढ़ाएंगे तो इसको भी ले लेंगे और आगे भी पढ़ा देंगे। तो मनुष्य का लिंग निर्धारण या एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण आ जाए तो मनुष्य का लिंग निर्धारण है, और मनुष्य का लिंग निर्धारण आ जाए तो मनुष्य का लिंग निर्धारण है। मनुष्य का लिंग निर्धारण कैसे होता है समझाइए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र। जो क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र। ये जनन में सहायक नहीं होते हैं, ये हमारी केवल बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे किसमें, जो अलिंग गुणसूत्र हैं, इनको कायिक गुणसूत्र भी बोल देते हैं, या इनको ऑटोसोम भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑटोसोम से भी बोल देते थे। हमारे किसमें, जनन में सहायक गुणसूत्र नहीं होते हैं, ये हमारे केवल क्या करते हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तथा एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। मतलब कि 22 जोड़ी, मतलब कि एक्स 22 जोड़ी, 22 क्या हो गया, एक्स। और एक जो जोड़ा हो गया वो किसका हो गया, तो जो इसमें जो मादा में होगा एक्स होगा, और जो मादा में होगा, एक मिनट, जो मादा में होगा क्या होगा, स्त्री या फीमेल में एक्स होगा, और जो पुरुष में होगा मेल में क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। जो ये क्या होता है, युग्मनोजों का निर्माण होता है जब जनन कोशिकाएं हमारी बनती हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, एक्स इधर आ जाएगा, वाई अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो क्या होते हैं, जीन अलग अलग हो जाते हैं। ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया। अब इसका इससे हो जाएगा, इसका संकरण इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा।
क्या प्राप्त होगा हमको, क्या प्राप्त हुआ, एक्स का एस से हमको पुत्री प्राप्त हो गई, फिर एक्स का एक्स से यहाँ भी पुत्री प्राप्त हो गई, फिर वाई का एक्स से पुत्र प्राप्त हो गया, फिर एक्स का वाई से पुत्र प्राप्त होगा। इसी को क्या कह देते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण कह देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण को एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझ लेंगे और इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल सरल है, लिंग निर्धारण कोई कठिन नहीं है। कल इसको सारे लिंग निर्धारण को कल ही समाप्त कर देंगे। आज सबसे पहले हमको क्या करना, गुणसूत्र के बारे में समझना है। चलिए, तो आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणसूत्र के बारे में समझ लेते हैं। गुणसूत्र के बारे में आपको हमने बता दिया कि ये क्या है, जीन है। जीन दोनों धागों में चिपके हुए पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। इसके बाद में ये डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए डबल हेलिक्स मतलब दो धागों से मिलकर बना होता है, दोनों धागे एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं, एक 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है। इसके बाद में डीएनए बहुत लंबा होता है, इसीलिए हिस्टोन नामक प्रोटीन होती है, तो वो प्रोटीन से लिपट जाता है। ठीक है, तो वो हिस्टोन्स नामक नाम हो जाता है। हिस्टोन से चिपका हुआ एक हिस्टोन प्रोटीन से चिपका हुआ डीएनए क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन धागा बनाते हैं। और ये क्रोमैटिन धागा बहुत संघनित होकर के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाते हैं, जैसा कि ये है। ठीक है, फिर आगे इसके बारे में हमने बता दिया, यह दोहरी कुंडलित संरचना होती है जिसमें आनुवांशिक जानकारी रहती है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए लंबा होता है, इसलिए यह हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट जाता है, इसलिए इसको हिस्टोन बोल देते हैं। न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, हिस्टोन पर लिपटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये मोतियों की माला जैसा दिखाई देता है। क्रोमैटिन, अनेक न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन तंतु बनाते हैं। क्रोमैटिन किसे कहे, अनेक न्यूक्लियोसोम जो जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, क्रोमैटिन धागा कहलाएंगे। क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जब गुणसूत्र बनेगा तो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, क्रोमैटिन अत्यधिक क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो क्या करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। फिर इसके बाद में हमने दूसरी संरचना आपको बताई, वो पहली संरचना थी सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, उसके हम पॉइंट से ले सकते हैं, लिखने के लिए की पॉइंट कुछ उठा सकते हैं हम उससे। ये क्या है, एग्जाम के लिए। ये आपको चित्र किसमें बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र की संरचना, ये हमको किसमें बनाना है, एग्जाम में। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। क्रोमैटिड किसे कहते हैं, गुणसूत्र की प्रत्येक भुजा को क्रोमैटिड कहते हैं। और गुणसूत्र में कितनी भुजाएं हैं, गुणसूत्र में 2 भुजाएं हैं। ठीक है, एक गुणसूत्र में सामान्यतः 2 क्रोमैटिड होते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का वह भाग जहां दोनों क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, ये है, दोनों क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, वह भाग क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। प्राथमिक संकुचन, सेंट्रोमियर वाला संकरा भाग प्राथमिक संकुचन, ये है संकरा भाग, इसको क्या कह देते हैं, प्राथमिक संकुचन कह देते हैं। द्वितीयक संकुचन बताया, कुछ गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त एक और सकरा भाग पाया जाता है, जैसे द्वितीयक संकुचन। मान लीजिए यहाँ पाया गया सकरा भाग, यहाँ पाया गया सकरा भाग, तो उसे क्या कह देते हैं, द्वितीयक संकुचन कह देते हैं। सैटेलाइट, द्वितीयक संकुचन के भाग में स्थित छोटा गोल भाग सैटेलाइट का। द्वितीय संकुचन के मान लीजिए यहाँ एक भाग पाया गया, इसको क्या कह देते हैं हम, इसको सैटेलाइट कह देते हैं। ठीक है, फिर क्रोमोनेमाटा कहा गया, गुणसूत्र में भीतर उपस्थित कुंडलित धागेनुमा संरचनाओं को क्रोमोनेमाटा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये गुणसूत्र की संरचना हो गई। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना हो गई। अब इसके अंदर ये क्या है, ये धागा, ये क्या कहलाएगा, क्रोमोनेमाटा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रोमोनेमाटा कहलाता है। ठीक है, क्रोमोनेमाटा के चारों ओर पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। ये चारों ओर पदार्थ पाया जा रहा है, ये क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके चारों ओर भरा पड़ा है। पेलिकल, गुणसूत्र की सबसे बाहरी पतली परत को पेलिकल कहते हैं। ये पतली परत सबसे बाहरी, ये क्या है, पेलिकल कहते हैं इसे। इसके बाद में हमने मनुष्य के लिंग निर्धारण को आज थोड़ा सा समझ लिया है, लेकिन इस लिंग निर्धारण को हम अगली क्लास में समझेंगे। आज हमने सिर्फ गुणसूत्र के बारे में समझा अच्छे से। हमको पहला वाला जो हमने स्ट्रक्चर बताया उसको क्या करना है, जो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, एक बार सुन लीजिए अच्छे से। जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आखिर ये गुणसूत्र बनता कैसे है, न्यूक्लियोसोम कैसे कहते हैं, क्रोमैटिन धागा कैसे कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कैसे कहते हैं, जीन कैसे कहते हैं, किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो सबको हमने इसमें
समझाया है, इसको सिर्फ समझने के लिए है। इससे हम कुछ की पॉइंट उठा सकते हैं अपने इसमें उस वाले चित्र में लिखने के लिए। ये हमने लिखवा दिया। इसके बाद में इस चित्र को हमको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है। इस चित्र के बाद में जो मैंने ये लिखा है, ये गुणसूत्र की संरचना ऐसे हेडिंग डाल के एग्जाम में हमें लिखना है। ठीक है, ऐसी हेडिंग डाल के हमको एग्जाम में लिखना है, ऐसी हेडिंग डाल के हमको एग्जाम में लिखना है। बस लिखने के बाद हमारा क्या होगा, पूरा हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको नंबर भी क्या होंगे, अच्छे खासे नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र आपको समझ में आया कि आज नहीं आया, और गुणसूत्र में क्या नहीं समझ में आया, जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया नहीं आया या नहीं आया। और अगर आया और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं उसको आपको दोबारा से समझाने का प्रयास पूरा करूंगी। डाउट क्लास 8 रखूंगी पढ़ाने के लिए। ठीक है, हर चैप्टर की। इसके बाद मैं आपको इसके गुणसूत्र के बारे में भी आपको अच्छे से समझा दूंगी अगर नहीं समझ में आया तो। अगर जो आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी है, पढ़ने में अच्छा लगा है, तो उसको आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। क्योंकि हमारा हौसला आपकी कमेंट पर ही निर्भर करता है कि आपका रिव्यू क्या आ रहा है। जो आपका रिव्यू आता है उसी से हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।